Hello everyone, welcome to this session NCET 2026 जनरल टेस्ट पेपर की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करते जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते चले जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज ऑथर्स के बारे में बात करेंगे, फिर सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, सब कुछ आपके सामने रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई डाउट है अपने करियर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने रखी हुई है ऑथर्स एंड बुक्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल जो कुछ फेमस बुक्स पब्लिश हुई हैं, द 11th आर ये बुक के नाम यहाँ पर होने वाले हैं। सेकंड नंबर पर ऑथर्स हैं और थर्ड नंबर पर किन लोगों ने वो बुक्स जो है पब्लिश की है ये हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहली, और ये इंपॉर्टेंट बुक्स ही एक्चुअली में मैंने यहाँ इंक्लूड की है, ऐसे तो हजारों बुक्स छप जाती हैं एक साल में, ठीक है। सो सलमान रुशीद, लेटेस्ट वर्क बाय ऑथर ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो सलमान रुशीद की इस साल की फेमस बुक कौन सी है? 11th आर जो है वो बुक का नाम है, और इसके पहले जो इन्होंने बुक लिखी थी वो है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन और 11th आर ये दोनों ही बुक किसकी है? सलमान रुशीद की है। आपको याद रखना है। अब ये कौन है क्या है वो हम लोगों ने जो लेंदी सेशंस किए थे जनरल टेस्ट के उसमें हम लोग देख चुके हैं, राइट। सेकंड, द राइज ऑफ हिटमैन। द राइज ऑफ हिटमैन आर कौशिक ने लिखी है। किसने लिखी है? आर कौशिक ने। और ये किसकी बायोग्राफी है? ये जो क्रिकेटर रोहित शर्मा है उनकी बायोग्राफी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोहित शर्मा की बायोग्राफी का क्या नाम है? तो द राइज ऑफ हिटमैन, ठीक है। सेकंड, थर्ड जो है द मैन हु फेड इंडिया। द मैन हु फेड इंडिया ये किसने लिखी है? ये प्रियंबदा जयकुमार ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रियंबदा जयकुमार। हम सभी लोग जानते हैं हरित क्रांति के जनक, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। तो उनकी ही बायोग्राफी है ये, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन की जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है? द मैन हु फेड इंडिया। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, द मैन हु फेड इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी थे तीनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, why the constitution matter, again very important book, why the constitution matter, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ को आप सभी लोग जानते हैं। द लीगल इंसाइट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने, कौन? DY चंद्रचूड़। इन्होंने ये बुक लिखी है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लॉस्ट। किसने लिखी है? ये कंचन चक्रवर्ती ने। जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस मना ही कर दिया तो जस्टिस लॉस्ट, है ना, न्याय खत्म ही हो गया तब तो, ठीक है। तो कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है एक्सप्लोरेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम में क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर ये किताब है, ठीक है। देन है अरुंधति रॉय ने लिखी है। इसलिए लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें काफी बुकर प्राइज वगैरह बहुत कुछ मिल चुका है। सो मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी ये किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की, न्यूएस्ट प्रोज फ्रॉम द बुकर प्राइज विनर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बड़ा फेमस है, आपको याद होना ही चाहिए। KGS ढिल्लन, KGS ढिल्लन ने ये बुक लिखी है ऑपरेशन सिंदूर, मिलिट्री इंसाइट बाय द फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। सो लेफ्टिनेंट जनरल कौन? KGS ढिल्लन ने ये बुक लिखी है ऑपरेशन सिंदूर, इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर है डिफरेंट बट नॉलेज, डिफरेंट बट नॉलेज ये अनुपम खेर ने लिखी है। सेल्फ हेल्प वर्क बाय द वेटरन एक्टर, ठीक है। तो दिग्गज अभिनेता द्वारा दार्शनिक और स्व सहायता कार्य किया गया। तो एक दार्शनिक उनकी सोच उन्होंने इसमें रखी है, डिफरेंट बट नॉलेज, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही कुछ फेमस बुक्स। अब बात करेंगे हम रीसेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, है ना। जीआई टैग्स का नाम आपने सुना होगा, मैंने पिछले साल भी इसके बारे में बात की थी, इस साल भी हमने एक डिटेल में वीडियो किया है। जस्ट टू गिव यू इंसाइट, क्योंकि जो हमने वीडियो किया था उसके बाद कुछ और इसमें ऐड हो गए हैं जीआई टैग्स, तो वो इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, है ना। तो जो पहली बार देख रहे हैं वो जान ले कि जीआई टैग्स क्या है। GI tags is a sign that on product that have a specific geographical region and possess qualities or reputation that is due to that origin। मतलब ये है कि देखो, इसको इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे हमारे इधर है एरिया में, मध्य प्रदेश में एक जगह है सारंगपुर, सारंगपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। तो ऐसे हर जगह की कुछ ना कुछ चीजें फेमस होती है ना, उनके ओरिजिन के नाम से जाना जाता है उनको, ठीक है। तो जैसे भाई सारंगपुर के संतरे बहुत फेमस हैं, ठीक। अब आप उधर देख लें बिहार की वो कौन सी कला है, आर्ट है एक पेंटिंग वाला, मैं नाम भूल रही हूँ अभी उसका, चावल के उससे जो बनता है, ठीक है। आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसा ही है मेरा, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जैसे आगरा के पेड़े हुए फेमस है, गुजरात का गरबा हुआ फेमस है, इंडिया की दिवाली हुई, दिवाली कहाँ की, इंडिया की। तो जगह के नाम पर जो फेमस होती हैं चीजें, उन्हें आजकल ऑथेंटिसिटी के लिए सरकार क्या देने लगी है, जीआई टैग देने लगी है। क्या देने लगी है, जीआई टैग। तो जीआई टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति है, एक पर्टिकुलर जगह क्या है ना वो, उनमें से उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है, जैसे वही आगरा के पेड़े, ठीक है। तो और अपने यूपी की वो मोहन थाल, वो चक्की जिसको कहते हैं, है ना, वो सारी चीजें, तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ऐसे ही इस साल भी कुछ जीआई टैग्स दिए गए, कहा गया कि इस जगह की ये वाली चीज फेमस है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खड्डी खादी, पोंडुरु खादी हैंड स्पन टैक्स, खादी समझते हो ना, जो गांधी जी बुनते थे। तो आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी जो है उसको जीआई टैग मिला है। ऐसे ही तमिलनाडु की जो है कुंभकोणम सुपारी, वहां की सुपारी बड़ी फेमस है, तो कुंभकोणम सुपारी को भी जो है एक जीआई टैग दे दिया गया है, बीटल नट, ठीक है। ये कैटेगरी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब जैसे खादी किस में आएगा, टेक्सटाइल में आएगा, सुपारी किस में आएगी, बीटल नट में आएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अक्सर ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा, या ये पूछ लिया जाएगा कि पोंडुरु खादी कहाँ की है, ठीक है। ये कोम्बकोणम सुपारी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की, ठीक है। फिर अंबाजी मार्बल, अंबाजी मार्बल कहाँ का है, जिसको जीआई टैग मिला है, गुजरात का हाई क्वालिटी स्टोन है ये। गोवा की फेनी, गोवा की फेनी ये ब्रिवरेज है ना, पीने वाली। और ये आपको याद होना, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फेनी का इंडिया, इंडिया में भी फिर गोवा, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रिवरेज है ये, लिक्वेयर है, ठीक है। तो गोवा जाते हैं लोग, सभी को पता होगा, जो लोग जाते हैं, जो नहीं जाते, मैं तो आज तक नहीं गई खैर, ठीक है। तो कश्मीरी नामदा एंड विलो बैट। अब ये देखो, कश्मीर की दो चीजें हैं, कौन कौन सी, कश्मीरी नामदा और विलो बैट, क्रिकेट का जो बैट होता है। तो कश्मीरी नामदा क्या है, ये वुलन फेल्ट है, और क्रिकेट बैट का क्या नाम है, विलो बैट। तो आपसे पूछे भाई विलो बैट कहाँ का है, कश्मीर का है, इसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है ना। जीआई का फुल फॉर्म याद रहेगा ना, अभी मैंने बताया ना आपको, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में दो चीजों को जीआई टैग मिला है अभी, मथुरा पोशाक, मथुरा में जो पोशाक है, और मेरठ का बिगुल को, ठीक है। तो एक ट्रेडिशनल अटायर है, मतलब एक ट्रेडिशनल ड्रेस है अपनी, और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की किस चीज को अभी जीआई टैग मिला है। तो हो सकता है वो आपको भोपू लिख दे, बांसुरी लिख दे, तबला लिख दे, और एक लिख दे बिगुल, तो आपको चुनना है बिगुल, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही एक और है, बनारसी शहनाई और तबले को भी मिला है,
क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, जीआई टैग। फिर है केर सारंगी। केर सारंगी कहाँ की? राजस्थान की है। ट्रेडिशनल डेजर्ट वेजिटेबल है, ये सब्जी है, केर सारंगी। केर सारंगी नाम से ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है, पर है क्या? रेगिस्तानी सब्जी है। क्या है? रेगिस्तानी सब्जी। मध्य प्रदेश का पन्ना डायमंड, हमारे इधर पन्ना डायमंड है ना। प्रीशियस जेम स्टोन, पन्ना हीरा। मध्य प्रदेश के ही खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, खजुराहो की जो पत्थर है, क्राफ्ट जिससे बनता है वो। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग, नक्काशीदार पत्थर है ये, उस कैटेगरी में इसको जीआई टैग मिला है। तो कोई मूर्ति बनाए तो बोले कि भाई खजुराहो के स्टोन पर बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसा। फिर है अरुणाचल प्रदेश का दाओ। दाओ क्या है? इट्स अ पारंपरिक हथियार। दाओ क्या है? पारंपरिक हथियार है अरुणाचल प्रदेश का। उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। याद रहेगा ना? ठीक है। फिर इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग डोमिनेंस। इंडिया ने इस साल काफी सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उसके बारे में एक जल्दी से देख लेते हैं हम, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। तो यहाँ पर खेल है, यहाँ पर विनर है, और किसको हरा करके जीते तो वो रनर अप रहा होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो इस तरफ होंगे, ठीक है। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इंडिया जीत गया है हांगकांग को हरा करके। सो स्क्वैश वर्ल्ड कप में इंडिया जीता हांगकांग को हरा करके। इसके जो फेमस प्लेयर है कौन है? अनहत सिंह। अनहत सिंह तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है अनहत सिंह कौन से किस गेम के प्लेयर है, तो स्क्वैश। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अब वर्ल्ड कप हो गया, उसका जीत लिया तो इम्पोर्टेंट है। फिर खो खो हुआ, खो खो वर्ल्ड कप में इंडिया जीता नेपाल को हरा करके। इंडिजिनस स्पोर्ट सक्सेस हुई है। कबड्डी वर्ल्ड कप। अब कबड्डी वर्ल्ड कप में देखो अपनी 3 टीम गई थी, मैंने ये इसको डिटेल में भी बताया है उधर, ठीक है। 3 टीम में से हम लोग 2 में जो है गोल्ड लेकर के आए। 3 टीम कौन सी गई थी? एक मेन की टीम गई थी, एक वुमेन की टीम गई थी, और एक मिक्स थी। मिक्स मतलब कि मेन और वुमेन दोनों थे। तो पता है हुआ क्या? वुमेन वाले गोल्ड ले आए, मिक्स वाले मेन वुमेन वाले भी गोल्ड ले आए, और मेन वाली टीम हार गई। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 गोल्ड मेडल मिले। मेंस जो है, मेंस की टीम जो है हार गई तो रनर अप रही, है ना, तो वहां पर हमें सिल्वर मिला। बाकी वुमेन कबड्डी और मिक्स कबड्डी में अपने को क्या मिला है? गोल्ड मिला है, इसलिए दोहरा स्वर्ण विजय हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके, ठीक है ना। चलो, ये अच्छा है कि आईपीएल वगैरह बाद में ही होता है, नहीं तो इन लोग आईपीएल ना पूछ लें, मुझे तो उसका भी डर रहता है। खैर चलो, फिर देखो जैसे जीआई टैग है ना, ऐसे ही रामसर साइट है। क्या है? रामसर साइट। नाम याद रखना है आपको। तो कुछ इन्वायरमेंटल अवार्ड मिले हैं इंटरनेशनली, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा रामसर साइट। तो सबसे पहले मैं रामसर साइट के बारे में बात करती हूँ। रामसर साइट क्या है? is a wetland site designed to be international importance under Ramsar Convocation for Conservation. So रामसर इस तरह एक आर्द्र भूमि होती है जहां पर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होती है। एक्चुअली में क्या है ना, ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड को ही हम रामसर साइट कह रहे हैं। आर्द्र भूमि या वेटलैंड को रामसर साइट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ये वो साइट है जहां पर जब सीजनल चेंजेस होते हैं ना, तो विदेशों से बाहर से उड़कर पक्षी आते हैं यहाँ पर, है ना, और फूड के लिए आते हैं, या फिर आप कह लो कि मैटिंग के लिए आते हैं, ठीक है, अंडे देने आते हैं, ये समझ लो। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की साइट्स हैं रामसर साइट्स। तो अभी देखो कौन कौन सी रामसर साइट रिसेंटली इंडिया की जो है शामिल हुई है। रामसर साइट जो शामिल हुई है वो 95 नंबर पर हुई है। कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय है जो रामसर साइट में शामिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद 96 रामसर साइट, ये इंडिया की ही 96 साइट की बात हो रही है, ठीक है।
सिलसेट झील ये कहाँ है? अलवर राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? अलवर राजस्थान में है। तो ये 2 नई साइट ऐड हुई है रामसर साइट में। समझ गए ना? वेटलैंड या आर्द्रभूमि जहां पर पक्षी आते हैं जब मौसम परिवर्तन होता है, इसलिए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है। अब देखो वो उधर से पक्षी उड़ के आए कि हमें जाना है कोपरा जलाशय, और पता कोपरा जलाशय का संरक्षण ही नहीं करा हमने, वहां पर मिट्टी डाल के कुछ बना दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसलिए ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि वो आते हैं ना उधर से इधर। तो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर रिसेंट एडिशन ये है मेनार और किंचन उदयपुर में है, और क्रिटिकल बर्ड हैबिटेट है ये। ठीक है, फिर ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला है, चैंपियन ऑफ अर्थ का सुप्रिया साहू को, इंडिया की। यूएनईपी का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है, यूएनईपी का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। फिर पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया है पेटा की तरफ से एनिमल सिक्योरिटी के लिए। ये जो अपने एक्ट्रेस थी, हीरोइन है रवीना टंडन, है ना? गाना सुना है आपने? वो गाना तो खैर बहुत सारे हैं ऐसे, वो गोविंदा के साथ है अखियों से गोली मारे, उसमें जो हीरोइन है वो रवीना टंडन है। फिर अक्षय कुमार के साथ वो गाना है, वो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, है ना? गाना बड़ा फेमस है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। वो हीरोइन रवीना टंडन, तो उन्हें मिला है पेटा की तरफ से फॉर एनिमल सिक्योरिटी। ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया साहू एंड रवीना टंडन। ओके, नेक्स्ट। अब देखो जो यूनेस्को है, यूनेस्को क्या करता है कि जो वर्ल्ड में जो साइट हेरिटेज इंपॉर्टेंस की है, सभ्यता का विकास जहां देखा गया है, उन साइट्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये आपको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 12 साइट्स इस तरह की यूनेस्को जो आइडेंटिफाई करता है। अब तो बहुत सारी साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं। तो कुछ तो जो है वो टेंजिबल होती है, कुछ होती है इनटेंजिबल। मैं बात कर रही हूँ इनटेंजिबल साइट्स की यहाँ पर। ठीक है, तो इनटेंजिबल मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इस पर हमने डिटेल में वीडियो किया हुआ है, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब कि कुछ ऐसी संस्कृति में, हमारी संस्कृति की वो चीजें जिनको हम टच तो नहीं कर सकते, बट वी सेलिब्रेट इट, वी फील इट। ठीक है, कोई मूर्त रूप उनका नहीं है। जैसे कि 16th एंट्री हुई है, यूनेस्को ने इंडिया की 16वें नंबर पर दीपावली को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज माना है। क्या माना है? दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। उन्होंने बोला है कि ये एक ऐसा कल्चर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है, तो ये खास है, इसलिए इस यूनेस्को ने हमारे इस त्योहार को चुना है। ठीक है, ऐसे 15th एंट्री पर गरबा डांस को भी चुना गया था 2023 में, और दुर्गा पूजा को भी 14वें नंबर पर 2021 में चुना गया था दुर्गा पूजा को। ठीक है, तो अपने यहाँ के मेजर 3 त्योहार तो हो ही गए। दुर्गा पूजा, उसमें गरबा डांस होता है, और दीपावली, आगे पीछे ही चलते हैं सर। ये सब क्या है? इंडिया की इनटेंजिबल हेरिटेज है जो यूनेस्को ने इन ईयर्स में इसको चूज किया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, अभी जो मैंने जितनी भी बातें की है उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनके फुल फॉर्म्स, एक्रोनिम्स एंड फुल फॉर्म यहाँ पर लिए हैं हमने। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि भौगोलिक संकेत। ठीक है, फिर आओ यूएनईपी, जो सुप्रिया, अभी आपको मैंने बताया ना, सुप्रिया साहू को जो ये अवार्ड मिला है चैंपियन ऑफ अर्थ, यूएनईपी ने दिया है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। फिर है यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी वाले देख लें यहाँ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। पेटा, पेटा क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। सो जो एनिमल्स का ध्यान रखने वाली जो संस्था है इंडिया में, उसका नाम क्या है? पेटा। ठीक है, जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग होते हैं ये।
ठीक है, मतलब उनका समूह है, ठीक है, जिसमें रवीना टंडन को अवार्ड दिया गया है। फिर आईसीसी, आईसीसी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया ने कुछ ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, मिसाइल्स एंड सैटेलाइट। तो वो क्या है, यहाँ देखो मिशंस के फीचर्स हैं, यहाँ पर डाटा है और टेक्निकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अपना एक व्हीकल है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये लॉन्च व्हीकल ऑब्वियस सी बात है एक मिसाइल है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ ले करके जाती है सैटेलाइट्स को और वहां छोड़ करके आती है, ठीक है। अब ये जो व्हीकल होता है ना, इस पर जो सैटेलाइट रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पेलोड। क्या कहते हैं, पेलोड। जो सामान रख के मिसाइल पर भेजा जाता है उसको पेलोड कहा जाता है, ठीक है। तो पहले तो क्या होता था कि हमारे पास मिसाइलें नहीं थी, तो हम विदेशों में जो मिसाइलें थी हम उनको कहते थे कि भैया हमारी सैटेलाइट लेते जाना ऊपर ताकि हम भी थोड़ा कम्युनिकेशन कर लें, ठीक है। बट अभी हमने काफी रिसर्च करी है इसरो ने, और हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो हमने अपनी व्हीकल मिसाइल वगैरह बना ली है जो ऊपर ले जा सकती है, ठीक है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि हमने ऐसी मिसाइलें बना ली है कि अभी तक दुनिया के सबसे भारी सैटेलाइट को ले जा सकती है, और वही ये माइलस्टोन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अपना एक व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल LVM-3, ठीक है, जो रॉकेट को लॉन्च करता है, और रॉकेट ऊपर ले करके गया है इंटरनेशनल पेलोड। मतलब कि यूएसए वालों ने बोला था कि भैया आपका रॉकेट जा रहा है तो ये हमारा भी लेते जाना कुछ सामान। उनका सामान था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, याद रखना नाम, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। तो उनका जो सामान था जो रॉकेट पे रख के जाते उसको क्या कहते हैं, पेलोड। तो ये उनका पेलोड था जो उन्होंने हमें दिया। ये हैवीएस्ट पेलोड था 6100 kg का, जो ऊपर हमने पहुंचाया अपने लॉन्चिंग व्हीकल LVM-M6 से। अपने लॉन्चिंग व्हीकल LVM-M6 से, जो अभी तक का सबसे भारी सामान ऊपर पहुंचा सकता है, ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल है। एंड नोन एज इंडियाज हैवी लिफ्ट वर्क हॉर्स, हम इसको क्या कहते हैं, इंडिया का हैवी लिफ्ट वर्क फोर्स, ठीक। देन इंडिजिनस माइलस्टोन, इंडिजिनस माइलस्टोन मतलब क्या, हमने भी अपनी एक सैटेलाइट बनाई जो बहुत भारी थी। ये तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 तो यूएसए की थी, अमेरिका वालों ने बोला था ऊपर पहुंचा देना, हमको भी अपनी एक चीज ऊपर पहुंचानी थी। हमने कहा हमारा है CMS-03 सैटेलाइट, CMS-03 सैटेलाइट हमने ऊपर पहुंचवाई है, ठीक है। और ये इंडिया की अभी तक की सबसे भारी सैटेलाइट है, वो अमेरिका की थी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। समझ में आ गई बात। अब जरा समझ लो यहाँ पर पेलोड क्या होता है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लॉन्च व्हीकल, किसी लॉन्च व्हीकल की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो पेलोड कहलाती है। और कॉम कॉम सैटेलाइट किसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज होती है जिससे सिग्नल्स, रेडियो के सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। और इंडिजिनस मतलब कि इंडिया के, तो याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको याद रखना है इसको। एंड दैट्स इट, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।